अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमने एक बेसिक एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड्रॉयड की ऑफिशियल आईडी को यूज़ करते हुए जिसका नाम एंड्रॉयड स्टूडियो है, तो इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी फाइलें हमारे पास मौजूद होती हैं, उन किन फाइलों के अंदर हम बेसिकली हम फ्यूचर में क्या क्या काम कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं। मेरे पास जो बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है वो 3.6.1 है। करंटली मार्केट के अंदर जो अभी अवेलेबल है 20 जुलाई है आज, और आज जो वर्जन हमारे पास मौजूद है वो 4.1 अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। पहले दफ़ा हमसे पूछेगा बेसिकली अगर हम फ्रॉम द स्केच एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपने जो बेसिकली एक्टिविटी है उसका लुक एंड फील किस तरह का होगा। अब एंड्रॉयड डेफिनेटली एंड्रॉयड जो ऐप जब हम बनाते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंड्रॉयड ऐप को बनाने के लिए हम एंड्रॉयड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली एक्टिविटी भी एंड्रॉयड का एक बेसिक कंपोनेंट है। एक्टिविटी को हम बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ द एप्लीकेशन कहते हैं। दैट मीन्स कि जब आपकी ऐप चलेगी और जो भी चीज़ यूज़र को दिख रही होगी दैट इज़ एक्टिविटी। तो जो भी चीज़ यूज़र को दिख रही होगी उसका लुक एंड फील किस तरह का होना चाहिए। लेट्स से आप इस तरह की कोई स्क्रीन बनाना चाह रहे हैं, आप इस तरह की कोई स्क्रीन बनाना चाह रहे हैं, आप बॉटम नेविगेशन देना चाह रहे हैं, आप ड्रॉयर नेविगेटर देना चाह रहे हैं, आप कोई ऐसी स्क्रीन बना रहे हैं जिसमें आपने लॉगिन क्रेडेंशियल पूछ रहे हैं कंज्यूमर के, या आपने टैब एक्टिविटी पे काम करना है, आपने लेट्स से कि एक ऐसी स्क्रीन बनानी है जिसमें आपने गूगल मैप को रेंडर करना है। तो इट्स अप टू यू, क्योंकि हम एक फ्रॉम द स्क्रैच एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें एक ना एक एक्टिविटी होगी जो डेफिनेटली हमारी ऐप की प्रेजेंटेशन लेयर होगी, वही हमारी जो ऐप की बेसिकली लॉन्चर एक्टिविटी होगी। जो हमारा जो बेसिकली कंज्यूमर है ऐप के आइकन पे क्लिक करेगा तो जो ऐप हमारी ऐप के सामने पहली स्क्रीन ओपन होकर आएगी तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होनी चाहिए। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एमपी एक्टिविटी को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप डेफिनेटली एक एंड्रॉइड ऐप फोन एंड टैबलेट्स को टारगेट करते हुए बना रहे हैं तो उसका लुक एंड फील इस तरह हो। अगर आप वेयरेबल डिवाइसेस के लिए बना रहे हैं तो उसका लुक एंड फील आपको इस तरह से रखना है। तो इट्स अप टू यू कि आप बेसिकली एंड्रॉइड ऐप के जो बना रहे हैं उसमें जो आपकी बेसिकली टारगेटेड डिवाइसेस हैं वो कौन सी है। अभी हम फोन एंड टैबलेट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया एमपी एक्टिविटी को। एक्टिविटी की हम बात कर चुके हैं कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉइड है और जिसे हम प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ द एप्लीकेशन भी कहते हैं। और जनरली जो एक्टिविटी होती है वो दो चीज़ों से मिलकर कंप्राइज होती है। एक उसकी बेसिकली कॉटन की फाइल होगी और एक बेसिकली उसकी एक्सएमएल फाइल होगी। एक्सएमएल फाइल के अंदर हम बेसिकली जो है वो डिजाइनिंग कर रहे होंगे कि हमारी ऐप बेसिकली स्क्रीन का लुक एंड फील किस तरह से होगा, कितने विजिट्स होंगे, कहाँ कहाँ उनकी प्लेसमेंट होगी। तो विद द हेल्प ऑफ सम लेआउट्स हम उसका बेसिकली अलाइनमेंट वगैरह डिसाइड कर लेंगे। बट जो हमारी बिजनेस लॉजिक होगी लेट्स से कि अगर एक स्क्रीन पे आपने 3 बटन लगाए तो उसका डिज़ाइन कुछ भी होगा, इट्स अप टू यू। वो आप चीज़ें एक्सएमएल के अंदर डिफाइन करेंगे। वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं और अगर हमें एक्सएमएल आती है तो हम एक्सएमएल के थ्रू भी कर सकते हैं। और सेकंड थिंग डेफिनेटली जब उस बटन पे टैब होगा यानी कि कोई क्लिक करेगा, लॉन्ग प्रेस करेगा तो डेफिनेटली आपने एक इवेंट को फायर करना है, आपने कुछ जर्नी है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो वो तमाम हैंडलिंग हम बेसिकली हमारी कॉटलिन की फाइल के अंदर कर रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एक्टिविटी जनरली दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन है। एक उसकी बेसिकली बिजनेस लॉजिक की फाइल है जो कॉटलिन या जावा में हो सकती है, और एक बेसिकली जो है वो एक्सएमएल फाइल है जिसके अंदर हम उसका बेसिकली लुक एंड फील डिजाइन कर रहे हो जनरली। चलिए जी, एप्लीकेशन का नाम पूछ रहे हैं हमने क्या रखना है। इट्स अप टू यू कि आपने जो भी नाम रखना है रखें। नाम मैटर नहीं करता, मैटर करता है पैकेज नेम, क्योंकि प्ले स्टोर पे आपकी जो ऐप है वो आइडेंटिफाई की जाती है विद द हेल्प ऑफ पैकेज नेम। दिस इज योर एप्लीकेशन आईडी, ठीक है। मैक्स मल्टीपल ऐप्स का प्ले स्टोर पे नाम सेम हो सकता है, बट हर एक की जो बेसिकली पैकेज आईडी है, पैकेज नेम है, वो डिफरेंट होगा। अगर आप लेट से कोई भी पैकेज नेम आज की तारीख में सिलेक्ट करते हैं और कल को आप बेसिकली रोल आउट करने जाते हैं प्ले स्टोर पे, और डेफिनेटली प्ले स्टोर अगर आपने जो ऐप पब्लिश करनी है अगर उसका बेसिकली जो पैकेज नेम है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है गूगल प्ले पे किसी एप्लीकेशन के साथ, तो डेफिनेटली वो आपको अपलोड ही नहीं करने देगा। उसके बाद आपके पास एक ही चॉइस बचेगी कि आपने अपनी एप्लीकेशन का पैकेज नेम जो है वो चेंज करना होगा। नॉर्मली हम जब भी कोई ऐप बनाते हैं किसी न किसी कंपनी के लिए बनाते हैं, किसी न किसी कंपनी की वो प्रोडक्ट होती है, तो हर कंपनी की कोई ना कोई डोमेन होती है। तो पैकेज नेम रखने का तरीका क्या है, उस कंपनी की पूरी रिवर्स डोमेन डॉट फॉलोइंग योर एप्लीकेशन नेम। तो एप्लीकेशन का नाम हम रख रहे हैं लेट्स से एंड्रॉइड ऐप 1। तो आप देख लें कि बेसिकली इसकी पैकेज अगर मैं बात करूं लेट्स से कि एक डोमेन हमारे पास मौजूद है ikra.edu.pk, तो आप देख सकते हैं pk.edu.ikra.following द एप्लीकेशन नेम।
ये कहाँ सेव करना है, इट्स अप टू यू। हम डेफिनेटली इस कोर्स के अंदर हम टारगेट कर रहे हैं कॉटलिन को। कॉटलिन बेसिकली एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और नॉट स्पेसिफिक फॉर एंड्रॉइड। कॉटलिन इज अवेलेबल फॉर स्विफ्ट एज वेल। कॉटलिन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द वेब डेवलपमेंट एज वेल। तो डेफिनेटली कॉटलिन एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी हद तक इसका जो सिंटैक्स है वो आप दूसरी जो लैंग्वेजेस है जैसे स्विफ्ट है उससे काफ़ी सिमिलर लगता है। और डेफिनेटली इसके अंदर आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको जावा में नहीं मिलते। जावा डेफिनेटली एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा की अपनी एक डिमांड है डेफिनेटली। बट मसला ये है कि डेफिनेटली जब भी आपके पास मार्केट में कोई नई लैंग्वेज आती है वो अपने साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज़ को ओवरकम करती है। तो कॉटलिन ने हमारे पास जो बेसिकली जावा के अंदर हम किसी लाइन ऑफ कोड लिखते थे, किसी टारगेट को अचीव करते थे, वो हमें 10-12 लाइन के फंक्शन लिखने पड़ते थे। कॉटलिन की ब्यूटी ये है कि वो चीज़ें आप जो है वो 1-2 स्टेटमेंट के अंदर कवर कर सकते हैं। और बहुत रूल ऑफ थंब भी यही है जी, आप जो भी ऐप डिज़ाइन करते हैं या जो भी आप लेट से प्रोडक्ट बनाते हैं, जितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड कम होगा उतने ही बग के चांसेस कम होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है। हमारी भी बेसिकली एक ऐप है उसके अंदर 5 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली उसमें बग के चांसेस भी उतने हैं। लेकिन अगर एक ऐप है और वही फंक्शनैलिटी है उसके अंदर वो चीज़ मैंने अचीव कर ली 2 लाख लाइन से, तो डेफिनेटली दैट मीन्स कि 3 लाख जो लाइन ऑफ कोड है एक तो मैंने वो रिड्यूस किया और बग के चांसेस मेरे पास जो है वो कम हो गए। तो डेफिनेटली मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंडस्ट्री के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिमांड बढ़ रही है। मेरी रिसर्च के मुताबिक अभी प्ले स्टोर पे अराउंड कोई 5.18% एप्लीकेशन है जो कॉटलिन पे शिफ्ट हो सकती है, शिफ्ट हो चुकी है सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉटलिन। चलेगी, एक और ऑप्शन आ रहा है मेरे पास मिनिमम एसडीके। द आइडिया बिहाइंड द मिनिमम एसडीके इज दैट कि डेफिनेटली जब हम एक ऐप बनाते हैं तो हमने उसको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन एग्जिस्ट करता है। करंटली एंड्रॉइड आर हमारे पास लॉन्च हुआ जून में। उससे पहले एंड्रॉइड क्यू था जिसे हम एंड्रॉइड 10 भी कहते हैं। उससे पहले पाए, फिर ओरियो, डेफिनेटली नोगार्ड। तो डेफिनेटली जैसे जैसे एंड्रॉइड के वर्जन नए नए आते हैं अपने साथ नए फीचर्स लेके आते हैं। अब एक ऐप मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ फंक्शनैलिटी रखनी है और फंक्शनैलिटी आई कहाँ से, वो लेट से वो पार्ट है ओरियो का। गूगल ने उसको ओरियो के अंदर कोई ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस कराया जो ओरियो और डेफिनेटली उससे ऑनवर्ड सब तमाम जगहों पे मौजूद होगा। बट डेफिनेटली जब हमें एक ऐप बनाते हैं तो मैं ओरियो या उससे ऊपर की ऑडियंस को सिलेक्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? डेफिनेटली जब आप यहाँ पे देखें, अगर मैंने मिनिमम एसडीके का मतलब ये कि आपकी ऐप 19 और उससे ऑनवर्ड चलेगी, यानी कि किटकैट, लॉलीपॉप, मैशमेलो, नोगार्ट, ओरियो, पाए, क्यू, आर, इस पे आपकी ऐप चलेगी। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि हमने ये जो हमारा ऐप बना रहे हैं वो प्ले स्टोर की सारी ऑडियंस को अवेलेबल हो, बट ऐसा हो नहीं सकता। अभी हम अगर मिनिमम एसडीके की 19 सेलेक्ट करते हैं तो अभी हम प्ले स्टोर की 98.1 ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा ये 100% हो। लेट्स से मैं इसको पीछे ले आके मैं कहता हूँ यार आप 4.2 पे आ गए, तो ये 99.2 पे आई है। बट मसला ये है कि मुझे ये एनालाइज करना होगा जो ऐप मैं बना रहा हूँ और उस ऐप के अंदर जो फंक्शनैलिटी मैं दे रहा हूँ क्या वो जेली बीन पे सपोर्टेड है या नहीं है, ये सारा गेम है। तो डेफिनेटली जब हम एक ऐप बनाते हैं हमें पता होता है बेसिकली कुछ मेन फीचर्स तो हमें पता होते हैं। तो ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं कि क्या चीज़ किस वर्जन तक अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम इसको 19 रखा है। डेफिनेटली जब हम आगे जाके हम देखेंगे, डेफिनेटली जब हम आगे जाके अपनी प्रोडक्ट को एक्सटेंड करते हैं तो सम टाइम डेफिनेटली अगर आज हम टारगेट कर रहे हैं तो आज मिनिमम एसडीके हम किटकैट रख रहे हैं, हो सकता है आज से 1 साल बाद हम कोई नई फंक्शनैलिटी अपनी ऐप के अंदर ऐड करें तो वो 19 पे सपोर्टेड ना हो, तो हमें 19 से छोड़ के हमें अपनी ऐप को आगे ले जाना होगा। लेट से हम उसको ले जाएंगे लॉलीपॉप पे, API 21 पे। ठीक है, तो अगर आप इसके ग्राफ पे आ जाएं तो ये बेसिकली हेल्प आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा कि आप कौन कौन से फीचर यूज़ करने जा रहे हैं और वो कौन कौन से फीचर कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो ये बेसिकली एक चार्ट हमारे पास ओपन कर देगा और उस चार्ट में हमारे पास पता चल जाएगा कि अगर हम मिनिमम एसडीके फला सेलेक्ट करते हैं तो हम 98.1 ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और किटकैट यानी ये फंक्शनैलिटी जो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसको मैक्सिमम रखूँ, बट मैं ये रख नहीं सकता। ठीक है, अच्छा आगे आके हम डेफिनेटली देखेंगे। आज अगर ओरियो की हम बात करें तो 27% मार्केट को उसमें 53.5 तो नहीं, 53.5 माइनस 39.5 जो भी आपकी एवरेज बनती है कितना 14%, यानी ये 14% जो है लोगों के पास ओरियो मौजूद है। ठीक है, 8.1। अगर मैं दोनों की बात करूँ तो 60 को 39 से माइनस करूँगा तो अराउंड 21% ऑडियंस जो है जिसके पास ओरियो मौजूद है। ठीक है,
तो एक चीज़ और होती है जिसे हम कहते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का आइडिया ये है कि लेट्स से मैंने एक फीचर यूज़ कर रहा हूँ जो नोगार्ड में आया है, सही है, मैं एक ऐसा फीचर यूज़ कर रहा हूँ जो नोगार्ड के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, जब मैं नोगार्ड के अंदर जो फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने मिनिमम एसडीके तो किटकैट रखी हुई है। तो होता क्या है कि आपके पास सपोर्ट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट होता था पहले, अब एंड्रॉइड एक्स का कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट लाइब्रेरी कहूँ या एंड्रॉइड एक्स कहूँ, दोनों में फ़र्क मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों जो है वो एक सपोर्ट लाइब्रेरीज हैं, आपको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी? मीनिंग इज दैट कि अगर एक फीचर नोगार्ड में आया है और मैं चाह रहा हूँ उसको मैं यूज़ करूँ ओरियो में, ये तो कर सकता हूँ, ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जो फीचर यहाँ पे आया है वो नोगार्ड 7.1 पे भी चलेगा और वो 10 पे भी चलेगा। मसला है पीछे का कि जो फीचर नोगार्ड में आया है क्या वो मैश मेनू पे चल सकता है? यस, दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट लाइब्रेरी जो आपको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कितनी प्रोवाइड करती है ये एक अलग बहस है, हो सकता है नोगार्ड का जो फीचर है वो लॉलीपॉप तक सपोर्टेड हो, ठीक है। इसके लिए गूगल ने, हमारे पास एंड्रॉइड है, हमें डिफरेंट सपोर्ट लाइब्रेरीज इशूज़ करता है। वर्जन हमारे पास मौजूद है, V4 है, V7 है, V9 है, V11 है। बट रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट आया है जिसे हम कहते हैं एंड्रॉइड एक्स। एंड्रॉइड एक्स जो है वो सपोर्ट लाइब्रेरी का एक ऑप्टिमाइज वेरिएंट है, ठीक है। यानी कि सपोर्ट लाइब्रेरीज जो पहले हम यूज़ करते थे, V4 अलग यूज़ करते थे, V7 अलग यूज़ करते थे, तो गूगल ने क्या किया, उनको सबको एक बॉक्स में बंद करके उनकी कोड को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म किया, बेहतर बनाया, ऑप्टिमाइज किया और उसको नाम दे दिया एंड्रॉइड एक्स। तो हम एंड्रॉइड एक्स को टू द पॉइंट हम ये कहेंगे कि कोई एंड्रॉइड का नया वर्जन नहीं है, बट एंड्रॉइड एक्स जो है वो बेसिकली सपोर्ट लाइब्रेरीज का एक नया और एक मॉडर्न वर्जन है, ठीक है जी। तो अभी हम मिनिमम वर्जन किटकैट सेलेक्ट कर देते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि डेफिनेटली जब आप एक ऐप बना रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी हमें चाहिए होगी। यानी कि हो सकता है हम कोई नोगार्ड का फीचर यूज़ करना चाह रहे हो किटकैट पे, क्योंकि मिनिमम एसडीके तो हमारी किटकैट है। तो ये आपसे पूछ रहा है क्या आपने सपोर्ट लाइब्रेरी यूज़ करनी है या एंड्रॉइड एक्स यूज़ करना है। अगर आप पुरानी V4, V7, V9 जो लाइब्रेरीज थी जो कि अब ओल्ड हो चुकी है, अगर वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस पर चेक मार्क कर लें। अगर वो यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आप एंड्रॉइड एक्स यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि लेटेस्ट सपोर्ट लाइब्रेरी का वेरिएंट है, तो आप इसको अनचेक ही रहने देंगे, ठीक है जी। देन अगेन फिनिश करें। आपके पास बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो एक टेम्पलेट प्रोजेक्ट आपको बना देगा जिसके अंदर एक एक्टिविटी होगी, एमपीटी एक्टिविटी होगी, जिसका नाम मेन एक्टिविटी होगा। उसकी जो बेसिकली एक्सएमएल फाइल होगी वो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल होगी, और उसकी जो बेसिकली कॉटन फाइल होगी वो आपके पास मेन एक्टिविटी डॉट केटी होगी, ठीक है। अगर आप जावा पे काम करेंगे तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो यहाँ पे आप देख लें बेसिकली अभी ये एक बिल्ड के फेज से गुजर रहा है, और बिल्डिंग के लिए आप जहाँ पे देख सकते हैं ग्रिडल मौजूद है। ग्रिडल बेसिकली एक बिल्ड टूल सिस्टम है जिसका काम आपकी एप्लीकेशन को बिल्ड करना है। बिल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्ड? कि डेफिनेटली जब आप एक ऐप बनाते हैं उसमें एंड्रॉइड के मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे, मे बी आपकी कोई 50-60 एक्टिविटीज हो, 50-60 सर्विसेज हो, बैकग्राउंड सर्विसेज हो, 50-60 जो है ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो, आपकी ऐप के अंदर बहुत सारे ड्राइवर्स होंगे, आपकी ऐप के अंदर बहुत सारी बेसिकली हार्ड कोडेड रिसोर्सेज होंगी, आपकी ऐप के अंदर बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। तो ग्रिडल का काम क्या है? ग्रिडल को आपने सिर्फ ये बताना है कि भाई मैंने ये तमाम लाइन ऑफ कोड को यूज़ करते हुए, तमाम कोड को यूज़ करते हुए, सोर्स कोड को यूज़ करते हुए एक एंड्रॉइड ऐप बनानी है। तो ग्रिडल बेसिकली वो बिल्ड टूल सिस्टम है जो आपकी ऐप के तमाम लवाजमात को कंपाइल करके एक बॉक्स में बंद करेगा, और उस बॉक्स बेसिकली जो नाम है उसका हमारे पास बेसिकली हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन फाइल कहेंगे, ठीक है, बिल्ड फाइल कहेंगे एंड्रॉइड की, जिसको मैं अगर प्ले स्टोर पर अपलोड कर दूँ या किसी डिवाइस पर इंस्टॉल कर लूँ तो वो डेफिनेटली इंस्टॉल होने के काबिल है। तो बिल्ड टूल सिस्टम का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग की हद तक है। जब एक दफ़ा आपकी जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फाइल है, जो कि जिसका एक्सटेंशन .apk भी हो सकता है और .awb भी हो सकता है। APK हम बेसिकली कहते हैं एंड्रॉइड पैकेट। जैसे आप लोग बचपन में जार फाइलें यूज़ करते थे, जावा आर्काइव, तो उसमें बेसिकली होता क्या था, आपका जितना भी जावा का लाइन ऑफ कोड होता था, डॉट क्लास फाइलें बनती थी, उनको आप आर्काइव करके एक जार फाइल बना देते थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ C# में तो आप उसकी एक exe फाइल बना देते जो कि एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है, जिस भी डिवाइस पे आप जाएंगे वहाँ पे रन करेंगे उसको, तो आपका सॉफ्टवेयर वहाँ पे जो है चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जब एक एंड्रॉइड ऐप में बना रहा हूँ उसमें तो बहुत सारा लाइन ऑफ कोड भी मौजूद है, बहुत सारे एसेट्स भी हैं, कलर्स भी हैं। तो मैंने तो अपनी एक पैकेज फाइल बनानी है, एक सिंगल फाइल बनानी है जो मैं
अपने कंज्यूमर को दूँ प्ले स्टोर के थ्रू या डेफिनेटली उसके डिवाइस के अंदर डाल दूँ, वो जस्ट क्लिक करे और इंस्टॉल हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक आर्काइव बनानी होगी, एक पैकेज फाइल बनानी होगी। एंड्रॉइड के केस में दो तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी अपनी ऐप को। एक है एपीके फाइल आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एपीके स्टैंड फॉर एंड्रॉइड पैकेज। दूसरा तरीके का है जो कि लेटेस्ट तरीके का है, वो है एंड्रॉइड बंडल, जिसकी एक्सटेंशन होता है .aw। अच्छा, बंडल क्या है बात करेंगे, या बंडल के बड़े फायदे हैं। एक तो आपका बेसिकली टारगेटेड डिवाइसेस के हिसाब से आप कंज्यूमर को टारगेट करते हैं, क्योंकि आप अगर एक एपीके फाइल बनाते हैं तो उसमें आपके पास तीतर बटे सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। यानी कि आपके पास अगर कोई डिवाइस स्पेसिफिक चैलेंजेस भी हैं तो सारा लाइन ऑफ कोड मैच हो जाएगा। 32 बिट के लिए अलग हो जाएगा, 64 बिट के लिए, सब मिक्स हो जाएगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि यार लेट से कि अपनी जो बेसिकली ऐप है, अगर मेरी कंबाइंड साइज बन रहा है उसका 20 MB, तो 20 MB के अंदर तो सारी डिवाइसेस का कोड आ गया आपके पास, चाहे वो रेजोल्यूशन के हिसाब से बात कर लूँ, चाहे वो कंपैटिबिलिटी के लिहाज से बात कर लूँ। ठीक है, बंडल आपको एक बेनिफिट देता है कि एक तो आप अपनी जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फाइल है उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जिस डिवाइस पे ऐप इंस्टॉल होने जाएगी, प्ले स्टोर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से लिमिटेड फाइल उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो आपकी अगर एक ऐप जो है वो 20 MB की है, तो यूज़र जब डाउनलोड कर रहा होगा तो उसको 10 MB की दिखती होगी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ बंडल। और उसकी एक और ब्यूटी ये है कि हम डेफिनेटली इसमें कॉन्सेप्ट है डायनामिक डिलीवरी का, कॉन्सेप्ट है इंस्टेंस एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है। डायनामिक डिलीवरी का मतलब ये है कि लेट्स से कि आपने एक ऐप जो है वो जब बनाई तो उसमें कुछ फीचर्स ऐसे थे जिससे आपकी ऐप का साइज़ बढ़ रहा था, लेकिन वो जो फीचर थे वो ऑन डिमांड हम कंज्यूमर पे छोड़ देते हैं कि वो कंज्यूमर वो फीचर यूज़ करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। लेट्स से कि मेरी जो बेसिकली बेसिक एप्लीकेशन थी, यानी कि जिसके अंदर बेसिक फंक्शनैलिटी मौजूद थी, उसका साइज़ था 10 MB, लेकिन उसके अंदर मैंने लेट्स से कुछ ऐसे टूल लगा लिए, जैसे मैंने उसमें AR की सपोर्ट लगा दी। ठीक है, अब AR की सपोर्ट लगाने से मेरी एपी का जो साइज़ था वो 10 MB से शूट करके चला गया 25 MB। अब होता क्या है, जब कंज्यूमर कोई ऐप डाउनलोड करने जाता है प्ले स्टोर से, तो वो रुक जाता है, वैसे आई इतनी बड़ी ऐप का साइज़ है 20 MB, लेट से 25 MB। तो आप क्या करें, बंडल की ब्यूटी ये है कि आप उसको मिनिमम फंक्शनैलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करा दें। ठीक है, जब उसके बाद मिनिमम फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, उसके बाद अगर कंज्यूमर चाहे तो कोई अगर वो कोई ऐसा फीचर यूज़ करना चाह रहा है जो अभी उस पैकेज का पार्ट ही नहीं है, तो आप उसको डायनामिक डिलीवरी दे देंगे। डायनामिक डिलीवरी का मतलब ये है कि आप उसको रन टाइम पे उसी टाइम पे प्ले स्टोर से जो है वो जो डेडिकेटेड उसके बेसिकली जो मॉड्यूल है वो डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, ये आइडिया है बेसिकली बंडल्स का। लेटेस्ट तरीके का अभी बंडल्स है, उसमें फिर और भी कहानी है। स्प्लिट एपीके का भी कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक यूनिवर्सल एपीके ही बनाते, आप हर आर्किटेक्चर के लिए अलग अलग जो है वो एपीके बना देते हैं। जैसे जो वेल नोन आर्किटेक्चर है, पहले x86 यूज होता था, लेकिन अब जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उसमें ARM यूज होता है। x86 प्रोसेसर और ARM प्रोसेसर में बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि x86 प्रोसेसर जो कि ओल्ड प्रोसेसर है, वो 32 बिट में भी एग्जिस्ट करते थे, 64 बिट में भी एग्जिस्ट करते थे। उनमें प्रॉब्लम ये थी कि आपकी जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, इसको आप समझ लें PCB का आप लोगों को आइडिया होगा, प्रोसेस कंट्रोल वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलता है। तो डेफिनेटली जब आप एक कम बात करते हैं ना, ये जैसे एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो है वो क्या है बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि हर इसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है और उसी को आपने कंपाइल कर दिया तो जैसे वो प्रोग्राम बन गया। तो इसी तरीके से जब हम एक ऐप बना रहे हैं, डेफिनेटली उसमें वो भी एक प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके अंदर मौजूद है। तो जब आपकी एक सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है x86 प्रोसेसर पे, तो वो मल्टीपल क्लॉक साइकिल लेती है। ठीक है, यानी कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए x86 प्रोसेसर में एक से ज़्यादा साइकिल रिक्वायर्ड होती है, तो आपकी स्पीड प्रोसेसर की स्लो होती है। ARM प्रोसेसर की ब्यूटी ये है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, कि आपकी जितनी भी बड़ी इंस्ट्रक्शन हो वो एग्जैक्टली 1 क्लॉक साइकिल के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये बेसिक सा एक प्रोसेस है डेफिनेटली बिटवीन x86 एंड ARM प्रोसेसर। अच्छा, ये ग्रिडल चला है और हमारे पास बेसिकली एक बेसिक एप्लीकेशन जो है वो बन के आ चुकी है। अच्छा, चलिए, ग्रिडल चला है और हमारे पास एक बेसिक एप्लीकेशन जो है वो बन के आ गई है। जैसे मैंने कहा था आपको, क्योंकि हमने एक बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर सेलेक्ट की थी, एमपीटी एक्टिविटी, आप ये देख सकते हैं XML फाइल ओपन है। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली एक स्क्रीन है आपके सामने मौजूद है, जिसमें सेंटर में एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है और उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो अभी अगर मैं ऐप को चलाऊँ, डेफिनेटली ये ऐप चल भी जाएगी, और जब ऐप चलेगी तो इस पर एक सिंगल इस तरह की स्क्रीन दिखी होगी और सेंटर में आ रहा होगा आपके पास हेलो वर्ल्ड। एक छोटी सी बात और मैं बताता चलूँ कि जितने भी अब नए प्रोग्रामिंग टूल्स हमारे पास मौजूद हैं या टेक्नोलॉजीज मौजूद है, इनके अंदर एक कॉमन बात आपको मिलेगी कि जो डिज़ाइनिंग रिलेटेड स्टफ होता है वो अलग रखा जाता है,
और डेवलपमेंट रिलेटेड यानी कि जहाँ पे बेसिक लॉजिक एग्जीक्यूट करते हैं उस स्टफ को अलग रखा जाता है। जैसे मैं बात करूँ एक वेबसाइट की, तो वेबसाइट का फ्रंट एंड किस पे बेस होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे, लेकिन उसका बैक एंड किस पे हो सकता है, PHP पे, ASP.NET पे, ASP.core पे हो सकता है, या मे बी J2E पे हो सकता है, स्प्रिंग पे हो सकता है, डिपेंड। तो होता क्या है वहाँ पे डिजाइनिंग स्टफ अलग है, फ्रंट एंड जिससे आप UI एक्सपीरियंस की बात कर सकते हैं, यूजर इंटरफेस की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बिजनेस लॉजिक अलग पार्ट है, वो डिफरेंट। तो इसी तरीके से आप अगर इधर की बात करूँ तो यहाँ पे भी यही है कि जितना भी डिजाइनिंग स्टफ है वो आप टारगेट करेंगे XML फाइल के अंदर। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि डेफिनेटली एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, जैसे HTML है मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज इसके अंदर डिजाइनिंग आसान होती है। जिसकी XML अच्छी है वो डिजाइनिंग वाला पार्ट देख लेगा, और जिसकी लॉजिक्स अच्छी है वो जावा या कॉटन के अंदर जो है वो अपनी लॉजिक्स को एग्जीक्यूट कर देगा। चले अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट टेम्पलेट हमारे पास मौजूद है, और आज की डिस्कशन के अंदर मैंने इसी टेम्पलेट को डिस्कस करना है। तो ये प्रोजेक्ट व्यू के अंदर मैं मौजूद हूँ। इस प्रोजेक्ट के डिफरेंट व्यूज हैं, डिपेंड कि आप इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हिसाब से चेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो आपको सारी फाइलों का जो व्यू है उसका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट तरीके से दिखाएगा। अगर आप एंड्रॉइड पे आ जाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ग्रिडल की स्क्रिप्ट एक जगह आ जाएंगी, मॉड्यूल की स्क्रिप्ट अलग हो जाएंगी। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, यहाँ पे मुझे दो फोल्डर दिख रहे हैं। एक बेसिकली ऐप है जिसको हम कहेंगे ऐप मॉड्यूल है। ऐप मॉड्यूल से मुराद क्या है कि आपकी जो एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है वो मल्टीपल मॉड्यूल से मिलकर बन सकती है। लेट्स से कि एक ऐप का मॉड्यूल है जिसमें मेरी तमाम फीचर इंप्लीमेंटेड है, लेकिन इन फीचर को इंप्लीमेंट करने के लिए लेट्स से मुझे कुछ इजाफी फीचर्स चाहिए। लेट्स से हो सकता है मेरी डेटाबेस की लॉजिक एग्जीक्यूट करनी हो, तो मैंने डेटाबेस की यूटिलिटी ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं डेटाबेस का एक मॉड्यूल मेरे पास बना हुआ है, तो मैं अपनी हर ऐप के अंदर यूज़ करता हूँ। तो इससे फ़ायदा ये होता है मॉड्यूल अलग बनाने से कि उस मॉड्यूल की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। आप उस मॉड्यूल को किसी और एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एंड्रॉइड की ऐप मल्टीपल मॉड्यूल से मिलकर बन सकती है, लेकिन एक बेसिक मॉड्यूल तो होगा जो कि आपका मेन मॉड्यूल होगा, जो कि ऐप है। ग्रिडल मैंने जैसे आपको कहा कि ग्रिडल एक बिल्ड टूल सिस्टम है जिसका काम बेसिकली एप्लीकेशंस को बिल्ड करना है, चाहे वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो। डेफिनेटली बिल्ड टूल सिस्टम नॉट स्पेसिफिक टू एंड्रॉइड। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रिडल जो है वो स्पेसिफिक फॉर एंड्रॉइड है। ग्रिडल एक बिल्ड टूल सिस्टम है जिसको आप दूसरी टेक्नोलॉजीज में यूज़ कर सकते हैं। अरे ग्रिडल की अगर मैं बात करूँ, उधर अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें मुझे बहुत सारी स्क्रिप्ट दिख रही हैं। वन बाय वन मैं इसको टू दी पॉइंट डिस्कस करता चलूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे पास अगर मैं बॉटम से स्टार्ट करूँ, मेरे पास एक फाइल मौजूद है लोकल प्रॉपर्टीज़ की। अब देखें जो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जब हम एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले एंड्रॉइड का जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है उसको कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए, IDE है। मुझे एक एंड्रॉइड की SDK चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिस किट को यूज़ करते हुए मैं एंड्रॉइड ऐप बना सकता हूँ। मुझे डेफिनेटली जब मैं बात करता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, या मैं कॉटन यूज़ कर रहा हूँ या मैं जावा यूज़ कर रहा हूँ, जावा का ताल्लुक JDK से, जिसे हम जावा डेवलपमेंट किट कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कॉटन भी बेस करती है जावा पे, ठीक है। इसके बैकएंड पे जावा ही है, ये भी JVM पे एग्जीक्यूट होती है। तो डेफिनेटली मैं चाहे जावा की बात करूँ कॉटन की बात करूँ, तो मेरे सिस्टम पे JDK भी होनी चाहिए, जावा इंस्टॉल होनी चाहिए। अब दो तरीके हैं, तो जावा अलग से इंस्टॉल कर लें, या आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक एम्बेडेड JDK का भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ भी एक JDK इंस्टॉल होती है जिसे हम एम्बेडेड JDK कहते हैं। मतलब चाहें तो आप जावा अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपकी SDK का पाथ कि आपकी SDK कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, आपकी JDK कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और एक और चीज़ होती है NDK जिसे हम कहते हैं नेटिव डेवलपमेंट किट। नेटिव डेवलपमेंट किट क्या क्या आइडिया है कि देखें एंड्रॉइड बेसिकली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। बॉटम पे इसके पास जो मौजूद है वो लिनक्स का कर्नल है, कर्नल से ऊपर बेसिकली जो है आपके ड्राइवर्स लिखे हुए हैं। तो एंड्रॉइड के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं C या C++ के अंदर, यानी कि आपका कैमरे का ड्राइवर, आपका लेट्स से ग्राफिक्स का डिज़ाइनर, ये सारे C++ में लिखे हुए हैं। अब एक ऐप जब मैं बनाता हूँ, मैं बना रहा हूँ जावा या कॉटन के अंदर, तो डेफिनेटली जो ड्राइवर्स हैं वो लिखे हुए हैं C या C++ के अंदर। अगर मैं अपनी ऐप की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर करना चाह रहा हूँ, जैसे गेमिंग एप्लीकेशंस के अंदर होता है, जैसे IoT बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर होता है कि हमने हमने अपनी ऐप की परफॉर्मेंस को एनहेंस करना है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है NDK का। अगर आप अपनी ऐप के अंदर NDK को इंस्टॉल कर लें, NDK को यूज़ कर लें,
तो आप चाहें तो अपने मॉड्यूल्स का कोड सी या सी प्लस प्लस के अंदर लिख सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप डायरेक्ट जो है वो ड्राइवर को अप्रोच कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपने भी सी प्लस प्लस में कोड लिखा है, ड्राइवर भी जो है सी प्लस प्लस में कोड लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली जो इंटर ऑपरेटिविटी है वो मजीद बेहतर होगी एज कम्पेयर टू द जावा एंड कॉटन। तो आपकी ऐप की परफॉर्मेंस वैसी बेटर हो जाएगी। इसको हम यूज़ करते हैं नॉर्मली गेमिंग एप्लीकेशन के। तो लोकल प्रॉपर्टीज की फाइल बोलता हूँ तो यहाँ पे एसडीके का पाथ लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे जेडीके का पाथ लिख लें। जेडीके आपकी इंस्टॉल होगी, सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 1 पॉइंट समथिंग या 1.8 1.9। इसी तरीके से एनडीके की बात करूँ तो एनडीके भी मेरे पास कहीं ना कहीं इंस्टॉल होगी। तो लोकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप अपनी एसडीके का पाथ, अपनी एनडीके का पाथ और अपनी जेडीके का पाथ। एसडीके स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एनडीके स्टैंड फॉर नेटिव डेवलपमेंट किट, जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट। दूसरी फाइल है setting.dll करना। यहाँ पे आप अपनी सारी मॉड्यूल्स की एंट्री करते हैं, सारे मॉड्यूल्स की एंट्री। अभी हमारी ऐप जो है वो एंड्रॉइड ऐप एक सिंगल मॉड्यूल से मिलकर कंप्राइज हो रही है। तो आप यहाँ पे setting.dll खोलेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट ऐप का नाम है और ये ऐप के अंदर कितने मॉड्यूल शामिल है वो यहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं। अभी हमारी ऐप के अंदर एक ही मॉड्यूल है, अगर इसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल होते तो कॉमा सेपरेटेड सारे मॉड्यूल्स के नाम यहाँ पे लिखे होते हैं। setting.dll के अंदर आप अपनी मॉड्यूल्स की एंट्री करते हैं। ग्रिडल प्रॉपर्टीज की फाइल को अगर हम देखते हैं, ग्रिडल प्रॉपर्टीज की दो फाइलें हमें दिखती हैं, एक है प्रोजेक्ट लेवल पे और एक है ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल का मतलब सिंपल सा है कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे एक प्रोजेक्ट तो नहीं बनाएंगे, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो आपकी ये वाली जो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है वो हर प्रोजेक्ट के लिए सेम होगी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो ग्रिडल की प्रॉपर्टीज है ये पर प्रोजेक्ट होगी, इस प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट होगी, किसी और के लिए डिफरेंट होगी। जैसे ग्रिडल प्रॉपर्टीज को अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सी सेट कर सकते हैं। अगर आप किसी एक ऐसे नेटवर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे प्रॉक्सी वगैरह लगी हुई है, आप चाहें तो अपने कुछ क्रेडेंशियल को यहाँ पे सेव कर सकते हैं, अपनी की के सिग्नेचर्स को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, एक एंड्रॉइड एक्स लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है जेटिफाई। जैसे शुरू में एक ऑप्शन आया था और वो हमसे पूछ रहा था कि आपने लेगेसी सपोर्ट लाइब्रेरी को यूज़ करना है नहीं करना, तो हमने वहाँ पे उसको अनचेक ही रहने दिया था। इसका मतलब हम एंड्रॉइड एक्स यूज़ करने जा रहे हैं। तो अगर हम वहाँ पे चेक मार्क कर देते तो अभी यहाँ पे दो लाइनें मौजूद नहीं होती, क्योंकि हमने वहाँ पे चेक मार्क नहीं किया। दैट मीन्स कि हम अपनी ऐप के अंदर एंड्रॉइड एक्स यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो लाइनें हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर लिखी हुई हैं ग्रिडल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि ये प्रोजेक्ट जो है वो एंड्रॉइड एक्स भी यूज़ करेगा और जेटिफाई भी यूज़ करेगा। एंड्रॉइड एक्स तो सिंपल सा जैसे हम बात कर चुके हैं कि सपोर्ट लाइब्रेरी का एक नया वेरिएंट है। लेकिन व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द जेटिफाई? जेटिफाई बड़ा सिंपल सा, देखें आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक ऐप बना रहे हैं, उसमें आप तो यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉइड एक्स जो कि लेटेस्ट सपोर्ट लाइब्रेरी है, लेकिन आप कुछ लाइब्रेरीज भी यूज़ करेंगे। लेट्स से आपको पीडीएफ व्यू करवाना है, सही है, या आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसकी हमें लाइब्रेरी मिल जाती है। आपको कोई बना बनाया बटन चाहिए जो एक थर्ड पार्टी कंट्रोलर ना आपने बनाया ना मैंने बनाया, किसी तीसरे डेवलपर बनाया, तो इसका कतन मकसद ये नहीं है कि वो जो तीसरे डेवलपर का मॉड्यूल में डाउनलोड करूँगा वो भी एंड्रॉइड एक्स यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या चाहूँगा कि अगर मैं अपनी ऐप के अंदर जितने भी मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो मैंने बनाए या वो लाइब्रेरीज के थ्रू इंटैक्ट हो रहे हैं, वो सारे एंड्रॉइड एक्स को यूज़ करें। तो जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आप यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो एंड्रॉइड एक्स यूज़ कर रही हो, मे बी पॉसिबल वो V4 V7 ही यूज़ कर रही हो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन यू कैन शिफ्ट योर द अदर लाइब्रेरीज टू यूज़ एंड्रॉइड एक्स। तो जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि वो बजाय इसके कि वो ओल्ड सपोर्ट लाइब्रेरीज को यूज़ करें, वो भी एंड्रॉइड एक्स पे मूव हो जाए। तो आपका ये टूल है बेसिकली उन तमाम लाइब्रेरीज को जो कि पीछे V4 V7 यूज़ कर रही हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके एंड्रॉइड एक्स पे ले आएगा, ठीक है। इससे ऊपर मैं बात कर चुका हूँ ग्रिडल प्रॉपर्टीज़ की वाली फाइल, जो कि मैंने कहा कि हर प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगी क्योंकि ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ है, और एक है प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आप जो है वो डेफिनेटली वो कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे जो आपकी हर प्रोजेक्ट पे डिपेंड इम्प्लीमेंट हो सके। इसके बाद में आ जाता हूँ प्रोगार्ड पे। प्रोगार्ड बेसिकली हमारा एक बिल्ड टूल्स। अगर मैं बात करूँ प्रोगार्ड, तो प्रोगार्ड का क्या कहानी है, देखें एक कहानी ये होती है कि हमने बात कर दी ग्रिडल जब चलेगा, ग्रिडल करेगा क्या। ग्रिडल का काम क्या है, हमारी ऐप को बिल्ड करना। ऐप को बिल्ड करने का मकसद ये है कि वो या तो एपीके फाइल बनाएगा या बंडल फाइल बनाएगा। वो एपीके फाइल या तो प्ले स्टोर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा या फिर मैं किसी की डिवाइस पर इंस्टॉल कर दूंगा। अब एपीके फाइल में है क्या, जैसे मैंने कहा कि ग्रिडल करेगा क्या, आपका सारा कॉन्टेंट का कोड, आपके सारे ड्राइवर्स, आपके सारे एसेट्स, आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन को बंद करके एक बॉक्स में रख देगा
जिस बॉक्स का नाम क्या होगा, एपीके या बंडल। दिस इज कि आपने कोड से अपनी ऐप बनाई। एक प्रोसेस कहलाता है रिवर्स इंजीनियरिंग, कि आपकी ऐप को मैंने खोला और आपका कोड मालूम कर लिया। तो कोई भी डेवलपर या कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उनकी ऐप से उनका एक्चुअल कोड फाइंड आउट किया जा सके। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रो गार्ड को, जो हमारे बेसिकली कोड का महाफिज है। ठीक है, नाम से याद है ना, प्रो गार्ड, गार्ड का मतलब महाफिज। तो यहाँ पे प्रो गार्ड की एक फाइल मौजूद है जो कि डेफिनेटली एक ऑफिसकेटिंग टूल है। इसके लिए हम अपनी जो ऐप का कोड होता है उसको ऑफिसकेट कर देते हैं, उसको किसी और लैंग्वेज के अंदर, किसी और वेरिएबल्स के अंदर या किसी और म्यूटेशंस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो अगर कोई हमारा कोड मालूम करना चाहे भी तो वो जो कोड है हमारा वो रीडेबल ना। तो प्रोगार्ड के अंदर हम बेसिकली प्रोगार्ड की कुछ कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं फर्दर हम बात कर सकते हैं। समटाइम ये होता है कि आप कुछ लाइन ऑफ कोड ऐसा यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी क्लासेस यूज़ करते हैं जिनकी अगर हम उस पर प्रोगार्ड अप्लाई करते हैं तो उनके नेम वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो आपके पास होता है कि जब रन टाइम पे एप्लीकेशन चलती है तो आपने नाम रखा हुआ था उसका, लेट से कि circle.kt, यानी कि एक सर्कल की क्लास थी, उसने नाम का चेंज करके कर दिया AC या C.kt। अब एक बटन के प्रेस करने पे आपने सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मसला यहाँ पे ये आ गया कि सर्कल, आपने सर्कल लिखा है पूरा और उसने कन्वर्ट करके उसको C कर दिया, उसको C नहीं मिलेगा। तो सम टाइम क्या होता है, स्पेशली इन द थर्ड पार्टी क्लासेस, एक कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जिनको आप चाहते हैं कि इसको ऑफस्केट ना किया जाए, यानी कि इनको किसी और सेंटेक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाए। तो हम वहाँ पे ये कहते थे कि भाई इस क्लास को छोड़ के बाकी तमाम कोड को क्या कर देना, ऑफस्केट कर देना। ठीक है, हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोगार्ड। ग्रिडल रैपर्स में आए तो देखें, ग्रिडल एक बिल्ड सिस्टम है, इसका कोई ना कोई वर्जन होगा। ठीक है, तो ग्रिडल का जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे होते हैं वो यहाँ पे लिखा होता है एक ज़िप फाइल में। जब हम अपनी ऐप को फर्स्ट टाइम बिल्ड करते हैं तो वो ये चेक करता है क्या ये ग्रिडल का ये वाला जो वेरिएंट है मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो वो डाउनलोड कर लेता है। अगर मैं इसको कॉपी करके आपको ब्राउज़र पे ले जाऊँ तो डेफिनेटली इसके पीछे बेसिकली एक ज़िप फाइल है जो डाउनलोड होती है, उसके बाद वो अनजिप करता है और हम उसी ग्रिडल के वर्जन को यूज़ करते हुए अपनी ऐप को बिल्ड करते हैं। तो ग्रिडल का आप कौन सा वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर ये कि सबसे लेटेस्ट यूज़ करें। तो मैं इसको अगर क्लिक भी करता हूँ एक फ़ाइल डाउनलोड होना मेरे पास शुरू हो जाएगी। अगर इसमें से मैं ये हटा दूँ, जैसे कि ज़िप फाइल है जो डाउनलोड, ये जैसे डाउनलोड होना शुरू हो गई, तो ये डाउनलोड मेरे पास ऑलरेडी हुई भी है। बताने का मकसद ये है कि एक फ़ाइल का रोल है कि आप ग्रिडल का कौन सा वेरिएंट जो है वो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, एंड्रॉइड स्टूडियो में आपसे आए थे, ग्रिडल प्रॉपर्टीज़ की बात कर चुका हूँ। अब आए थे बिल्ड डॉट ग्रिडल। बिल्ड डॉट ग्रिडल की दो फाइलें मेरे पास मिलती हैं। देखें, बिल्ड डॉट ग्रिडल की एक जो पहली फाइल है वो हर मॉड्यूल के लिए डिफरेंट होगी। जैसे हमने बात करी, एक एंड्रॉइड की ऐप मल्टीपल मॉड्यूल से बनके बन सकती है। हर मॉड्यूल की अपनी बिल्ड डॉट ग्रिडल की फाइल होगी और एक फाइल होगी जो कि ग्लोबल होगी, प्रोजेक्ट लेवल पे होगी। तो जो प्रोजेक्ट लेवल पे जो पूरे प्रोजेक्ट को कवर कर रही है, अगर आपकी जितनी भी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन जो हर मॉड्यूल पे एप्लीकेबल है वो आप रखेंगे प्रोजेक्ट की बिल्ड डॉट ग्रिडल फाइल के अंदर। और जितने भी हर मॉड्यूल की अपनी कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेट्स से कि मेरा जो पहला मॉड्यूल है उसके अंदर मैं डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे मॉड्यूल के अंदर मैं कुछ डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। अभी क्योंकि हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है वो एक ही मॉड्यूल पर डिपेंडेंट है, इसका नाम ऐप है, तो आप यहाँ पे देखें कि एक बिल्ड डॉट ग्रिडल की फाइल है फॉर द मॉड्यूल है और एक बिल्ड डॉट ग्रिडल की फाइल है फॉर एंड्रॉइड ऐप 1 जो कि हमारा प्रोजेक्ट का नाम। अगर यहाँ पे ऐप के साथ ऐप 1 भी होता तो यहाँ पे एक और फाइल हमारे में बन जाती बिल्ड डॉट ग्रिडल फॉर मॉड्यूल ऐप 1। इस फाइल के अंदर है क्या, देखें, ग्रिडल बिल्ड टूल सिस्टम की ब्यूटी है कि सिर्फ आप इसको डिपेंडेंसीज और कॉन्फ़िगरेशन बता दें, ये उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है। तो अगर मैं इस मॉड्यूल की बात करूँ, इस मॉड्यूल की फाइल के अंदर मुझे क्या मिलता है, इधर मुझे मिलते हैं दो टैग। एक है डिपेंडेंसीज का। डिपेंडेंसीज का आइडिया क्या है कि अब आप एक ऐप जब बनाते हैं वो डिफरेंट लाइब्रेरीज आप यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट लेआउट्स यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स से मैंने शुरू में कहा कि आप PDF यूज़ करना चाह रहे हैं। अब PDF की एक लाइब्रेरी है, एक तरीका तो ये है कि उस लाइब्रेरी के कोड पे जाऊँ, उसको डाउनलोड करूँ, उसकी जार फाइल डाउनलोड करूँ, यहाँ पे लिब का फोल्डर होगा एक लाइब्रेरी का, उसमें खुद जाके ऐड करूँ, यानी कि सारा हेडेक मेरे डेवलपर के जिम्मे हो। बिल्ड टूल सिस्टम की ब्यूटी है कि सिर्फ आप इसको डिपेंडेंसी बता दें, रिजॉल्व करना है इसका काम। रिजॉल्व ये करता है कैसे
कि आप कोई भी मॉड्यूल बना लें, ऐप 1 हो, ऐप 2 हो, ऐप 3 हो, हर एक के अंदर मैंने जैसे कहा कि आप डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इधर कुछ डिफरेंट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कहीं और मैं डिफरेंट लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो बेसिकली डिपेंडेंसीज है, ये रिजॉल्व कैसे होती हैं कि डेवलपर अपनी लाइब्रेरीज को लेट से गूगल रिपोजिटरी में रजिस्टर करा देता है, जे सेंटर जिसे हम जावा सेंटर लाइब्रेरीज कहते हैं, मैविन की रिपोजिटरी है। तो जो आपकी ग्लोबल फाइल होती है ना build.git, यहाँ पे आप कुछ रिपोजिटरीज के लिंक देते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई मेरे जितने भी मॉड्यूल हैं उनकी लाइब्रेरीज जो है या तो गूगल रिपोजिटरीज में मिलेंगी आपको, या तो जे सेंटर में मिलेंगी, या मैविन में मिलेंगी, अगर मैं यहाँ पे मैविन को भी इंक्लूड करूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज को देखूँ तो मुझे एक कॉटलिन का प्लगइन चाहिए, मुझे ऐप कॉम्पैक्ट प्लगइन चाहिए जो कि एंड्रॉइड एक्स बेस है, कोड चाहिए, कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ करना चाह रहा हूँ, यूनिट टेस्टिंग के लिए जे यूनिट मौजूद है, यूआई टेस्टिंग के लिए एस्प्रेसो मौजूद है, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये सारी जो है वो टेस्टिंग से रिलेटेड है, यूनिट टेस्टिंग से रिलेटेड, जिसमें एक है कि जो आपकी जावा या कॉटलिन कोर क्लासेस को टेस्टिंग करने के लिए आप जे यूनिट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने यूआई टेस्ट करना है, एंड्रॉइड की लाइफ साइकिल को टेस्ट करना है, तो उसके लिए आप एस्प्रेसो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइब्रेरीज का जो कोड है वो पड़ा होगा लेट से गूगल रिपोजिटरी पे या मैविन रिपोजिटरी पे या मे बी जे सेंटर पे। सिर्फ आप इसको डिपेंडेंसीज बताएं। लेट से इस फाइल के अंदर मैं जब भी कोई चेंजेस करूँगा, जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो यहाँ फाइल के अंदर क्या आएगा कि यू हैव मेक सम चेंजेस, यू हैव टू सिंक build.git। तो आप सिंक करेंगे तो क्या करेंगे, ये अपनी फाइलों को कॉन्फ़िगरेशन फाइल के हिसाब से अलाइन कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे नई फाइल ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे सिंक का बटन ऐड किया तो ग्रिडल चलना शुरू होगा और ये गूगल की रिपोजिटरी से, जे सेंटर की रिपोजिटरी से जाके इन लाइब्रेरीज को डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट के अंदर इनटेक कर देगा, ठीक है जी। तो डिपेंडेंसीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपकी जो ऐप की कॉन्फ़िगरेशन थी, जैसे हमने शुरू में रखी थी कि हमारा जो मिनिमम वर्जन है वो 19 है, ठीक है। एप्लीकेशन आईडी बात कर चुका हूँ मैं, ये है जो कि हमने वहीं पर रखी थी। उसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं, इसको हम डिस्कस करें। अच्छा, वर्जन नेम और वर्जन कोड की मैं टू दी पॉइंट बात कर लेता हूँ। देखें, वर्जन कोड, वर्जन नेम, जब आप एक ऐप बनाते हैं उसको आप लॉन्च भी करेंगे, लॉन्च कर दी तो फिर आप रुक नहीं जाएंगे, लॉन्च करने के बाद आप उसकी ऐप के अंदर नए नए डे बाय डे फीचर भी ऐड करेंगे, आप उसका एक्सपीरियंस भी चेंज करेंगे। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करता हूँ वर्जन कोड और वर्जन नेम है क्या, जब आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप सेटिंग में जाके देखते हैं उस ऐप का कौन सा वर्जन आपके पास इंस्टॉल्ड है। जो यूज़र को या प्ले स्टोर पे जो यूज़र को वर्जन दिख रहा होता है वो ये वर्जन होता है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जब आप एक ऐप डाउनलोड करने जाते हैं ना, वहाँ पे वर्जन नेम लिखा होता है, तो वो वर्जन नेम ये है। या आप अपनी सेटिंग के अंदर जाके देखते हैं ऐप का वर्जन क्या है, वो वर्जन ये है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ वर्जन नेम कंज्यूमर के लिए कि वो उस ऐप का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है, वर्जन कोड डेवलपर के लिए कि वो किस कोड के वेरिएंट को यूज़ कर रहा है, सही है। जब भी आप प्ले स्टोर पे अपनी ऐप को रिलीज़ करेंगे, मे बी वर्जन कोड आपका 1 होगा और वर्जन नेम 1.0 होगा, आप ऐप को रिलीज़ कर देंगे। लेकिन आप जब अपनी ऐप के अंदर चेंजेस करने जाएंगे और अपनी ऐप को अपडेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, वर्जन कोड के अंदर एग्जैक्टली +1 का इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि रोल नंबर सपोर्टेड है, और इधर आप क्या करेंगे, सब पीडी। अगर आप कोई माइनर चेंजेस कर रहे हैं तो उसको 1.1 कर देंगे, अगर आप कोई मेजर चेंजेस कर रहे हैं तो आप हो सकता है इसको 2.0 कर दें, ठीक है। तो जब भी प्ले स्टोर पे आप अपनी ऐप की अपडेट को रिलीज़ करने जाएंगे, आपके वर्जन कोड को और वर्जन नेम को चेंज करना आपके लिए लाजमी है। अगर किसी एक को चेंज किया और किसी एक को चेंज नहीं किया तो प्ले स्टोर आपको अपनी ऐप अपलोड ही नहीं करने देगा, वो आपको रोक देगा कि आप अब जो नई ऐप अपलोड करने जा रहे हैं उसका वर्जन नेम या वर्जन जो कोड है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ। तो वर्जन कोड इज फॉर द डेवलपर टू ट्रैक कि वो किस कोड के वेरिएंट को यूज़ कर रहे हैं, कोड में चेंजेस हो रही है हमारे, और वर्जन नेम इज फॉर द कंज्यूमर कि वो जो ऐप यूज़ कर रहे हैं उस ऐप का कौन सा वर्जन वो यूज़ कर रहे हैं और कौन सा वर्जन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद मेरे पास 3 चीज़ें मौजूद हैं, एक है कंपाइल एसडीके वर्जन, एक है बिल्ड टूल वर्जन और एक है टारगेट एसडीके वर्जन। इसमें बात करता हूँ माइनर सी चेंजेस है, बाकी जैसे ये मैं बता चुका हूँ कि ये आपके पास यूनिट टेस्टिंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग भी हम डेफिनेटली जब एक बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं तो हम उसको डेफिनेटली मैनुअली जो है उसकी टेस्टिंग नहीं कर रहे होंगे,
हमें अपनी डेवलपमेंट को भी फास्ट करना है और हमने अपनी टेस्टिंग को भी फास्ट करना है, बग फ्री एप्लीकेशन बनाना है। तो यहाँ पे डेवलपर करता है क्या, टेस्ट केसेस लिख देता है और जितने भी आपके टेस्ट केसेस के टूल है वो ऑटोमेटिकली उस टेस्ट केस को चलाते हैं और एक दिन आपको रिजल्ट दे देते हैं कि आपने 10 टेस्ट केस चलाए, उसमें से 7 सक्सेस है और 3 फेलियर है। तो आपको पता चल जाता है कि आपकी ऐप की जो बेसिकली फिजिबिलिटी है वो कितनी है। ठीक है, अब इन 3 की बात कर लेते हैं। कंपाइल एसडीके का मतलब क्या है, देखें जब हम एसडीके की बात करते हैं हम बात कर रहे हैं एंड्रॉइड एसडीके। अब एंड्रॉइड एसडीके का मतलब ये है कि मैं 28 की बात कर रहा हूँ। मेरे पास डिफरेंट वर्जन है ना, हमने किटकैट रखा, किटकैट 19 था, लॉलीपॉप की बात करूँ 21 था। सही है, तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि कंपाइल एसडीके वर्जन आप वो रखें कि जिस वेरिएंट के कोड को आप यूज़ करके एप्लीकेशन बनाएंगे। कोड का मतलब क्या है कि देखें मैं एंड्रॉइड का या कॉटन का कोड तो लिखूंगा ना, लाइन ऑफ कोड लिखूंगा। अब वो लाइन ऑफ कोड किस वर्जन के अंदर मेरे पास अवेलेबल हुआ है, यानी कि वो सेट ऑफ लाइब्रेरीज, सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ क्लासेस मैं किस वर्जन की यूज़ करना चाह रहा हूँ। सही है, वो है कंपाइल एसडीके वर्जन। यानी कि मैंने कहा कि भाई मैं ऐप बनाना चाह रहा हूँ लेकिन मैं क्लासेस, मेथड्स, फंक्शंस, लाइब्रेरीज मैं यूज़ करूँगा वो जो ओरियो के अंदर आई है, यानी कि 26 के अंदर आई है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा 26। मैं कहूँगा मैं अपना ऐप के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ वो 26 के अंदर मौजूद है। ठीक है, वो सारी सेट ऑफ क्लासेस, वो सेट ऑफ लाइब्रेरीज। ये है कंपाइल एसडीके वर्जन कि मैं कौन से वर्जन का कोड यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है बिल्ड टूल वर्जन। मैंने ऐप बनाई ओरियो के वर्जन को यूज़ करते थे, लेकिन मैं चाह क्या रहा हूँ कि मेरी ऐप जब बिल्ड हो, जब ग्रेडल उसको बिल्ड करे तो वो बिल्ड टूल सिस्टम कौन सा यूज़ करे, वो यूज़ करे जो कि एंड्रॉइड आर का है। और गूगल की रिकमेंडेशन भी यही है कि जब भी आप गूगल एंड्रॉइड का नया वर्जन मार्केट के अंदर पब्लिश करे, रिलीज़ करे, तो आप अपनी ऐप को लेटेस्ट पे बिल्ड करके देख लें। इससे पता क्या चलता है, इससे पता ही चलता है कि भाई आप लाइन ऑफ कोड यूज़ कर रहे थे 26 का और बिल्ड कर रहे हो आप लेटेस्ट को यूज़ करते हैं। तो अगर आप बिल्ड करोगे तो आपको ये बता देगा कि भाई अब ये जो फला लाइन ऑफ कोड है या फला क्लास है ये 29 में सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो आप करते क्या है, या तो अपना बिल्ड टूल वर्जन पीछे ले जाएंगे जो कि नहीं ले जाना चाहिए, या कंपाइल एसडीके वर्जन को लेटेस्ट पे ले आएंगे। तो बिल्ड टूल वर्जन का मतलब ये है कि भाई कंपाइल का मतलब ये है कि मैं लाइन ऑफ कोड या सेट ऑफ क्लासेस या सेट ऑफ फंक्शन को यूज़ करूँगा ओरियो के, लेकिन बिल्ड करो उसको आर पे, कि आर पे क्या सारी क्लासेस रिफ्लेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, कोई ऐसी क्लास तो नहीं है जो डेप्रिकेट हो चुकी है। ये आइडिया है बिल्ड टूल का। और आखिरी चीज़ क्या है, टारगेट। मैंने यूज़ किया लाइन ऑफ कोड या क्लासेस ओरियो की, चाह रहा हूँ कि बिल्ड हो आर पे, लेकिन बेहतर जो मेरी एप्लीकेशन चले जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने तो चला, लेट से मेरा क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को डिवाइस परचेज करके दिए और उस डिवाइस के अंदर ओरियो मौजूद है। तो इसका मतलब वो आपसे ये कह रहा है कि आपकी ऐप ओरियो पे बेहतर चलनी चाहिए, सबसे बेहतर, क्योंकि आपके जितनी भी ऑडियंस है जो उस ऐप की यूज़र होगी वो उनके पास सबके पास ओरियो मौजूद है। दैट मीन्स कि आपने ओरियो को टारगेट करना है। तो लाइन ऑफ कोड फंक्शंस को कौन से यूज़ कर रहे हैं ये अलग बात है, जैसे हम कह रहे हैं कंपाइलर की वजह। ऐप का लाइन ऑफ कोड लिख दिया, अब मुझे ऐप को बिल्ड करना है, बिल्ड कर रहा हूँ मैं लेटेस्ट को यूज़ करते हैं, बिल्ड हो गई एप्लीकेशन, चलेगी किस पे एप्लीकेशन, टारगेट किसको कर रहा हूँ, ये है टारगेट एसडीके। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम कॉटन यूज़ कर रहे हैं तो ये कॉटन की कुछ प्लगइन है, और क्योंकि हम एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ये बेसिकली जब आपकी ग्रिडल चलेगा तो आप ग्रिडल को बता रहे हैं कि उसने ये चीज़ों को क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है कि भाई उसने एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी है, कॉटन को यूज़ करने बनानी है। कॉटन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है एक्सटेंशंस का, जिसकी हम बात करेंगे कि विदाउट इनहेरिट एनी क्लास आप बड़ी आसानी से उस क्लास के अंदर फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रॉइड एक्सटेंशन, जो कि हमें जावा में नहीं मिलता, और यही वो ब्यूटी है जिससे हम अपनी ऐप को जो है वो आपका जो बेसिक लाइन ऑफ कोड है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्ड और ग्रिड प्रोजेक्ट लेवल पे बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे रिपोजिटरी होती है और डिपेंडेंसी होती है कि आप ग्लोबल जो ग्रिडल का वर्जन है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कॉटन का जो वर्जन है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ये सारी जो डिस्कशन थी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की वो हमारी ग्रिडल स्क्रिप्ट से रिलेटेड थी।
अब आए थे हम ऐप मॉड्यूल पे। एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। एक मॉड्यूल के अंदर बेसिकली आप जब भी उसको एक्सपेंड करेंगे एंड्रॉइड व्यू के लिहाज से उसमें 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक मिलेगी आपको मैनिफेस्ट फाइल। मैनिफेस्ट फाइल एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। बात करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है, क्योंकि मैं ग्रिडल को भी कह रहा हूँ कि ग्रिडल भी जो है वो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मैनिफेस्ट भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। फ़र्क क्या है देखें, मैं फ़र्क आपको बता। मैंने कहा कि ग्रिडल क्या है, ग्रिडल एक बिल्ड टू सिस्टम, इसका काम ऐप को बिल्ड करना है, सही है। जब ऐप बिल्ड हो गई ना, चाहे वो एपीके फाइल हो चाहे वो बंडल फाइल, ग्रिडल का ताल्लुक वहाँ पर ख़त्म हो गया। जब एक ऐप बिल्ड हो गई, यानी कि मेरे पास जब एक एपीके फाइल बन गई या .abb बंडल फाइल बन गई, ग्रिडल का ताल्लुक वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब वो एपीके मेरी कहाँ इंस्टॉल होगी, डिवाइस में इंस्टॉल होगी। अब जब वो डिवाइस में इंस्टॉल होगी तो डिवाइस पे कैसे पता चलेगा एंड्रॉयड फ्रेमवर्क को या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मेरी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। वो जो मेरी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन है जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, वो मैं डिफाइन करता हूँ मैनिफेस्ट के अंदर। मतलब कि मेरी ऐप के अंदर कितनी परमिशंस चाहिए, मेरी ऐप जो है कैमरा एक्सेस करती है, मेरी ऐप जो है वो लेट से मेरी ऐप जो है वो आपकी गैलरी को रीड करेगी, मेरी ऐप आपके कॉन्टैक्ट को रीड करेगी, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मेरी ऐप के अंदर 10 एक्टिविटीज़ हैं, मेरी ऐप के अंदर लेट से मेरी ऐप का नाम ये है, मेरी ऐप का लोगो ये है, मेरी ऐप जो है फला चीज़ को सपोर्ट करती है। तो मैनिफेस्ट की जो फाइल है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही है। और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल किसके लिए है, डिवाइसेस के लिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ग्रिडल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल किसके लिए है, कंपाइलेशन के लिए, ठीक है। तो मैनिफेस्ट फाइल को अगर मैं ओपन करता हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और ये एक ऐसी फाइल है जो पैकेज होके डिवाइस के पास जाएगी, और यही वो फाइल है जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रही होगी कि आपकी ऐप के अंदर जो बेसिकली नाम है आपकी ऐप का वो क्या है, आपकी ऐप का लोगो क्या है, आपकी ऐप की थीम क्या है, और आपकी ऐप के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, सही है। जैसे मैंने कहा कि एक एंड्रॉइड ऐप मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बनती है और एक्टिविटी एक उसमें से बेसिक कंपोनेंट है। तो उसके अलावा और भी कंपोनेंट है, सर्विसेज है, जिसे हम कहते हैं बेसिकली, अगर हम एक्टिविटी को कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ एप्लीकेशन है, तो सर्विस बेसिकली आपके पास बैकग्राउंड टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि यूआई लेस टास्क के लिए आप यूज़ करते हैं सर्विसेज को, बैकग्राउंड टास्क के लिए आप यूज़ करते हैं सर्विसेज को। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, इसके अलावा आपके पास कंटेंट प्रोवाइडर है, इंटेंट है, मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर आपकी एप्लीकेशन है। तो अगर मैं मैनिफेस्ट फाइल को खोलता हूँ तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपकी ऐप का पैकेज नेम क्या है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन का टैग है जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है। आपकी ऐप के अंदर आइकन्स, 2 डिफरेंट तरह के आइकन्स हैं। ओरियो के अंदर राउंड आइकन आते हैं, तो ये राउंड आइकन आप देख लें। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये अच्छा, ये आप देखेंगे तो एक आइकन के मल्टीपल वेरिएंट मौजूद है। हर डिवाइस सोल्यूशन के लिए अलग अलग वेरिएंट मौजूद है। इसकी हम बात करेंगे जब हम रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन पर बात कर रहे होंगे कि HDPI क्या है, ठीक है। हाई डेंसिटी पिक्सल होती है, मीडियम डेंसिटी पिक्सल होती है, एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी पिक्सल होता है, इसकी हम बात करेंगे। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इस तरह की राउंड आपके पास इमेज है, ठीक है। और फ्लैट अगर मैं बात करता हूँ जो डिस्प्लाइड बेस्ड इमेज है वो आपकी इस तरह की, ठीक है। तो जो डिवाइस राउंड इमेजेस को सपोर्ट करती होगी वहाँ पे ये लोगो दिखेगा आपकी ऐप का, जो फ्लैट आइकन को सपोर्ट करती होगी वहाँ पे ये लोगो दिखेगा। आपकी ऐप का नाम क्या है, आपकी ऐप की ग्लोबल थीम क्या है, तो यहाँ पे थीम डिफाइन हुई है, बात करेंगे कहाँ पे डिफाइन हुई है। आपकी ऐप के अंदर एक ही एक्टिविटी थी जब हमने शुरू में बनाई थी, एम्प्टी एक्टिविटी, और यही एक्टिविटी है जो लॉन्चर एक्टिविटी। लॉन्चर एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जब आप एक ऐप के लोगो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ तो 10 स्क्रीन है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा भाई उन 10 में से कौन सी स्क्रीन ऐसी है जो आपकी लॉन्चर एक्टिविटी है। तो आपकी सारी कंपोनेंट्स की एंट्री यहाँ पर है, लेकिन इस कंपोनेंट में आप डिफाइन करेंगे कि वो इज द योर लॉन्चर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मैनिफेस्ट भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और ये कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए है, ये आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उस डिवाइस के लिए जहाँ पे आपकी ऐप इंस्टॉल हो रही है। वहाँ पे कैसे पता चलेगा आपकी ऐप के अंदर कितनी स्क्रीन्स हैं, कौन सी स्क्रीन पहले दिखानी है, आपकी ऐप के अंदर कितनी सर्विसेज हैं, आपकी ऐप का नाम क्या है, आपकी ऐप के लोगो क्या है, ये सारी वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आगे पे डिफाइन करते हैं। इसके अलावा फर्दर हम मेटा वगैरह मेटा डेटा भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है बेसिकली डिफरेंट जो APIs की चीज़ होती है, जैसे आप गूगल मैप पे काम करना चाह रहे हैं, आप एडमॉप पे काम करना चाह रहे हैं, इंडेक्सिंग पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप उनकी भी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे ऐड कर रहे हो। तो मैनिफेस्ट फाइल का आइडिया आपको मिल गया होगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 2 फोल्डर हैं, जावा ये रिसोर्सेज। एक जावा जहाँ पे आपकी जितनी भी कॉटन की फाइल या जावा फाइलें होंगी, और रिसोर्सेज के अंदर आपकी सारी XML बेस्ड रिसोर्सेज होंगी। XML या आपकी ड्राइवर्स होंगे, PNG, JPEG,
ठीक है। तो अगर मैं रिसोर्सेज को ओपन करता हूँ तो इसमें क्या क्या मुझे मिलता है। इसके अंदर मुझे सबसे पहला फोल्डर मिलता है ड्रॉयबिल का। अच्छा, याद रहे ड्रॉयबिल्स का जो फोल्डर है, अगर आप अपनी ऐप के अंदर एक ऐप बना रहे हैं उसके अंदर आप बहुत सारी इमेजेस को भी यूज़ करेंगे। अब दो तरीके हैं इमेजेस को रखने के। एक कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस वो होती है जिनको आप एक्सएमएल को यूज़ करते हुए बनाते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे बेसिकली जो इमेज है वो मुझे दिख तो जाएगी, एक इमेज है लेट्स से, लेकिन ये इमेज बनी कैसे? ये बनी है एक्सएमएल को यूज़ करते हुए। ये है एक वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज का फायदा क्या है कि देखिए, जब आप एक इमेज बनाते हैं उसका साइज़ क्या होगा? फिक्स होगा। लेट्स से मैंने एक पीएनजी इमेज रख दी, उसका साइज़ है 48x48, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मेरी ऐप किसी भी डिवाइस पे चले उसका साइज़ क्या रहेगा? उस आइकन का या उस इमेज का जो मैंने रखी थी वो रहेगा 48x48। वो ना चेंज हो सकता है, यानी कि ना बढ़ सकता है या कम हो सकता है। अगर मैं एक ऐसी इमेज बनाऊँ जो डिवाइस की डेंसिटी पे बेस करती है, पिक्सल पे बेस करती है, तो जिस डिवाइस पे चलेगी ना वो उसी हिसाब से उसको पिक्सल वेरिएंट को चेंज करती रहेगी। तो ये ब्यूटी है आपकी वेक्टर इमेजेस की, कि जैसे आप यहाँ पे देखें एक इमेज है, उसका साइज क्या दिया हुआ आपने 108 dp बाय 108 dp, ठीक है। अब ये dp क्या है? डेंसिटी पिक्सल्स। अब आपकी जो छोटी डिवाइस है वहाँ पे डेंसिटी पिक्सल की डिफरेंट मीनिंग है, बड़ी डिवाइस पर डेंसिटी पिक्सल की डिफरेंट मीनिंग है। वहाँ पे आपकी इमेज जो है वो उतनी बड़ी दिखेगी उसके हिसाब से जो डेंसिटी पिक्सल होंगे। छोटी डिवाइस पे डेंसिटी पिक्सल जहाँ पे होंगे उसकी इमेज दिखेगी। तो वेक्टर इमेजेस का फायदा क्या है कि आप इनको रादर देन उनके फिक्स साइजेस पे रखें, आप उनको डिपेंडेंट कर देते हैं किस पे? पिक्सल डिपेंडेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉयबिल्स के फोल्डर के अंदर याद रखिएगा, रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर जो नेस्टेड ड्रॉयबिल का फोल्डर है उसमें आप क्या क्या रखेंगे? आप अपनी वेक्टर इमेजेस को रख सकते हैं जो कि एक्सएमएल बेस्ड इमेजेस होती है। क्या फ़ायदा मिलता है कि उनका जो साइज़ है वो ग्रो या श्रिंक कर सकता है बेस्ड ऑन द डिवाइस रेजोल्यूशन। ये एक ब्यूटी है। वरना आप चाहें तो इस फोल्डर के अंदर पीएनजी इमेजेस को भी रख सकते हैं, जेपीजी इमेजेस को भी रख सकते हैं। यानी कि अगर मैं कंक्लूड करूँ, आपकी ऐप के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं, चाहे आप वो वेक्टर बनाएं या आप डायरेक्ट उनको पीएनजी पोर्टेबल इमेजेस या आपके पास जो बेसिकली जेपीजी इमेजेस है वो रखना चाहें, तो आप अपनी ऐप की सारी इमेजेस को कहाँ पे रखेंगे? ड्रॉयबिल्स के फोल्डर के अंदर। उसके बाद मेरा लेआउट का फोल्डर। जैसे मैंने कहा आपको कि लेट्स से अगर मैं बात करूं कि हमने शुरू में एक एक्टिविटी बनाई और एक एक्टिविटी दो चीज़ों से मिलकर कंप्राइज हुई है। एक उसकी एक्सएमएल फाइल है जहाँ पे हम उस स्क्रीन का लुक एंड फील डिफाइन करेंगे, और एक बेसिकली उसकी कॉटन की फाइल है जहाँ पे हम उसकी बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे या जहाँ पे हम इवेंट हैंडलिंग कर रहे होंगे। तो एक जब हमारे पास मेन एक्टिविटी बनी थी, वो मेन एक्टिविटी दो चीज़ों से मिलकर बनी थी, ठीक है। एक इसकी कॉटन फाइल थी और ये इसकी बेसिकली अगर मैं ओपन करूँ ये इसकी एक्सएमएल फाइल। तो जितनी भी आपकी स्क्रीन के लेआउट है, चाहे वो सब लेआउट्स हों चाहे वो आपके मेन लेआउट्स हों, सारे लेआउट्स को आप रखेंगे किस फोल्डर के अंदर? लेआउट के फोल्डर में। अगर मेरे पास 10 एक्टिविटी है तो 10 लेआउट होंगी, ठीक है। अगर आप अपनी ऐप को बड़ी बेहतर करना चाह रहे हैं, आप लेट से 10 एक्टिविटी के अंदर जो हेडर है वो सेम है, तो हेडर को मैं अलग कर दूंगा, उसकी लेआउट अलग बना लूंगा, उसका व्यू अलग बना लूंगा। तो अपनी ऐप के जितने भी व्यूज है, लेआउट्स व्यूज है, वो सारे हम डिफाइन करेंगे लेआउट के फोल्डर के। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक फोल्डर है मिप मैप। मिप मैप का फोल्डर पहले नहीं होता था। अच्छा, मिप मैप का फोल्डर क्या कर रहे हैं? मिप मैप के फोल्डर के अंदर अपनी जो हमारी ऐप के आइकन्स होते हैं, ऐप के आइकन्स, लॉन्चर आइकन्स जो होते हैं वो हम रखते हैं। अच्छा, पहले ये काम हम ड्रॉयबिल्स से करते थे, क्योंकि मैंने शुरू में आपको कहा कि ड्रॉयबिल्स के अंदर हम क्या रखेंगे? हमारी जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे हमारी पीएनजी इमेजेस हैं, चाहे हमारी जेपीजी इमेजेस हैं, चाहे हमारी वेक्टर इमेजेस, तो पहले हम जो लॉन्चर आइकन थे वो यही रखते थे। लेकिन अब क्या होता है कि एंड्रॉइड ने मिप मैप के फोल्डर को डेडिकेट कर दिया फॉर लॉन्चर आइकन। तो अगर मैं मिप मैप का फोल्डर ओपन करता हूँ तो इसमें इमेजेस ही पड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे ये आईसी लॉन्चर है तो ये फ्लैट आइकन। अब आप इसमें देख सकते हैं, जैसे मैंने इधर आपको बताया वेक्टर इमेजेस का फायदा क्या था कि आपने इनको डेंसिटी पे बेस कर दिया था। यहाँ पे आप देखें क्या है कि एक मैंने इमेज खोली HDPI, इसका साइज क्या है 72x70, याली इमेज खोल लेता हूँ। अच्छा, इमेज सेम है, साइज क्या हो गया 48x48। इसका मतलब ये है कि जिस डिवाइस पे 48x48 सपोर्टेड होगा, यानी कि मीडियम डेंसिटी सपोर्ट होगी, वहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगी, और वहाँ पे ये जो 4 इमेजेस हैं ये फालतू इमेजेस होंगी, क्योंकि ये तो यूज ही नहीं हो रही, ठीक है। अगर आपकी डिवाइस एक हाई डेंसिटी पिक्सल डिवाइस है तो वहाँ पे ये आइकन रेंडर होगा, बाकी सारे फालतू होंगे, सही है। बात समझ गए मसला क्या है? लेकिन अगर यहीं पे वेक्टर इमेज बना दूँ तो एक ही इमेज है, वो सब जगह यूज हो रही है, और सब जगह पे इसलिए यूज हो रही है कि सब जगह की डेंसिटी के हिसाब से मैंने उसको चेंज कर दिया। तो मिप मैप के फोल्डर के अंदर
हम अपनी लॉन्चर आइकन्स के वेरिएंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जो वेरिएंट, दो वेरिएंट अगर मैं इसकी बात करूँ अपर लेवल पे, तो दो वेरिएंट क्या है, एक फ्लैट आइकन है और एक राउंड आइकन है। अब फ्लैट आइकन मैंने 6 रखे हैं, HDPI के लिए अलग रखा है, MDPI डिवाइसेस के लिए अलग रखा है, XHDPI के लिए अलग रखा है। अब ये है क्या, ये फिनोमिना क्या है, इसको मैं काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा जब हम रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन पे बात कर लेंगे। ठीक है, चले। उसके बाद वैल्यूज़ का फोल्डर है। वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर आप क्या क्या रख सकते हैं, अभी हमें बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है, फर्दर तो हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं इसमें। वैल्यूज़ का फोल्डर रखता हूँ तो मुझे एक मिलती है कलर की फाइल। देखें, जब आप एक ऐप बनाएंगे, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये मेरी एक ऐप है, मैंने इसका व्यू चेंज कर दिया। अब इस ऐप के अंदर अगर आप देखें, इस स्क्रीन का कोई ना कोई बैकग्राउंड तो होगा, या इस टेक्स्ट का कोई ना कोई कलर तो होगा। अब नेट से मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहूँ, मैंने कहा भाई जी टेक्स्ट कलर। अब ये कलर सपोर्ट करता है हेक्स, मैंने रखा है #003456। अब इसका कलर चेंज हो गया, मुझे दिख रहा है। अब ये जो लेवल है आपकी ऐप के अंदर, कितने लेवल होंगे, हज़ारों की तादाद में होंगे। सबका कलर आपको क्या रखना है, इस तरह का रखना है। तो अगर मैं सब जगह पे जाके ये हार्ड कोड कर दूंगा तो मुझे फ़ायदा नुकसान क्या होगा, कल को मुझे चेंज करना है ना, तो मुझे 10,000 जगहों पे जाके चेंज करना होगा। कलर की फाइल क्या करिए कि आप अपनी ऐप के जो कलर्स हैं, जैसे मैंने कलर को रखा, मैं इसको कलर को कॉपी करता हूँ, रादर देन ये यहाँ पे हार्ड कोड कलर डिफाइन करूँ, मैं जाऊँगा कलर की फाइल में, और यहाँ पे ऑलरेडी कलर डिफाइन है, मैं यहाँ पे एक और एंट्री करता हूँ, यहाँ पे कलर डिफाइन कर देता हूँ, और मैं इसको कह देता हूँ, नाम रखता हूँ दिस इज टेक्स्ट कलर। अब मैंने अपनी ऐप के अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया कि भाई टेक्स्ट का कलर ये है। अब मैं अपनी ऐप के अंदर 10,000 जगहों पे लेबल लगाऊं, मुझे अब ये हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं। मैं जाऊंगा, इसको लिखूंगा @कलर फाइल पे जाऊँ और ये टेक्स्ट कलर अप्लाई होगा। अब इसी तरीके से दूसरा टेक्स्ट भी होगा, तीसरा होगा, सब जगह पे मैं क्या कर दूंगा, उसको रेफर कर लूँगा। अब कल को मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करना है, मैंने क्या करना है, 10,000 जगहों पे जाके चेंज नहीं करना। मैं यहाँ आया, अभी देखें यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा है, मैं यहाँ आया और मैंने आके यहाँ पे इसको भाई कलर चेंज कर दिया, यहाँ जाऊँगा कलर यहाँ पे चेंज हो गया। तो आप अपनी ऐप के जितनी भी लेआउट डिज़ाइन करेंगे, सही, उनके कलर्स को हार्ड कोड मत करें लेआउट्स पे, उनको एक जगह पे डंप कर दें color.xml की फाइल के अंदर, उसको रेफर कर दें, ताकि आपकी जो बेसिकली रीयूजिबिलिटी है वो आपकी ऐप की बढ़ सके, और आपके बेसिकली जो कोड की डेफिनेटली कोड को जब आप उसको एक्सटेंड करने जा रहे होंगे या उसमें चेंजेस करने जा रहे होंगे तो बड़ी आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। यही आइडिया स्ट्रिंग का भी है। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो क्या लिखा हुआ है आपके पास, हार्ड कोड लिखा हुआ है, तो आप हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल देता हूँ, नेट से कि आपकी 10 स्क्रीन है, 10 स्क्रीन पे आपने 5 स्क्रीन पे बटन लगाया हुआ है और उन बटन पे टेक्स्ट का शो हो रहा है ओके, सही है, नेट से सबमिट। अगर मैं हर स्क्रीन पे आगे सबमिट का जो टेक्स्ट है वो हार्ड कोड कर दूंगा तो मसला क्या होगा, कल को अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट है सबमिट की जगह ओके कर दूँ तो मसला क्या होगा, मुझे उन 5 जगहों पे जाके क्या करना होगा, 1 बाय 1 चेंज करना होगा। तो ज़्यादा बेहतर क्या है, जैसे कलर की हमने बात करी, हम string.xml पे जाएँ, यहाँ पे ये रखें, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड रखा हमने, उसको कर दिया हमने डेट सेट टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे आके हम अपनी एक्टिविटी फाइल पे इसको कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हार्ड कोड ना करो, तुम जाओ @स्ट्रिंग पे और ये टेक्स्ट दिखा दो, दैट्स इट। सही। अब जहाँ जहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड लिखाना है आपको हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है, आप उसको रेफर कर लेंगे विथ योर स्ट्रिंग फाइल। यही चीज़ मैनिफेस्ट में भी थी जो मैं रुक गया था। जैसे आपकी ऐप का क्या नाम है, ये आप देखिए यहाँ पे नाम लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ माई ऐप, मसला नहीं है। लेकिन मसला क्या है कि अगर आप अपनी ऐप का नाम हेडर वगैरह पे भी दिखा रहे हैं, इंटरनल एप्लीकेशन में भी दिखा रहे हैं, तो आपको हर जगह पे क्या करना होगा, डुप्लीकेशन करनी होगी। कल को ऐप का नाम चेंज करना है, मसला आ जाएगा। तो यहाँ देख लें, जैसे अभी हमने रेफर किया तो आप इस क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा के, यहाँ मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है जी। यही आइडिया स्टाइल का। स्टाइल के अंदर अपनी थीम्स डिफाइन करते हैं, आपकी ऐप की थीम, ठीक है। थीम से क्या मुराद है, जब आप एक ऐप डेफिनेट करते हैं इसका बैकग्राउंड कलर होता है, आप चाह रहे हैं हर स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर सेम हो, आपकी हर स्क्रीन का जो बेसिकली हेडर है उसका कलर सेम हो, तो आप यहाँ पे स्टाइल के अंदर थीम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीम डिफाइन की हुई है कि कलर प्राइमरी है। कलर प्राइमरी क्या होता है, जो आपका बेसिकली एक्शन बार होता है
वो कलर प्राइमरी होता है। और जो आपकी ऊपर बैटरी बार आ रही होती है वहाँ पे जो कलर आता है उसे हम कहते हैं कलर प्राइमरी डार्क। और जितने भी आप ये रेडियो बटन चेक बॉक्सेस लगाते हैं उनका जो इंटरनल कलर होता है वो डिफाइन होता है कलर एक्सटेंट के थ्रू। ठीक है, इसकी फर्दर हम बात करेंगे जब हम डेफिनेटली रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, या हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह स्टाइलिंग पे, लेआउट पे बात करेंगे, तो वहाँ पे हम मजीद इसको डिस्कस कर रहे होंगे। बट क्या बात ये है कि आप अपनी ऐप के अंदर जितने भी स्टाइल है उनको सेंट्रलाइज स्टाइल की फाइल के अंदर मैनेज कर। यानी कि लेट्स से मेरी ये लेआउट है, इसमें मैं चाह रहा हूँ हर टेक्स्ट बॉक्स का कलर यही हो, स्ट्रिंग टेक्स्ट यही हो, तो मैं ये क्या कर सकता हूँ कि जितने भी मेरे टेक्स्ट हुए मुझे ये सारे लाइन ऑफ कोड क्या करना पड़ रहा है, रिपीट करना पड़ रहा है। मैं जाके एक स्टाइल डिफाइन कर दूँ कि भाई जो भी बटन बने वो रैप कंटेंट हो, हाइट रैप कंटेंट हो, टेक्स्ट ये शो कराओ, कलर ये शो कराओ, और मैं उस स्टाइल को जहाँ जहाँ मुझे बटन लगाना है, टेक्स्ट भी लगाना है, मैं वहाँ पर उसको रेफर कर दूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है ऐप की थीम, तो आप मैनिफेस्ट की फाइल पे आएंगे तो यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि विच आपकी ऐप की थीम क्या है, तो यहाँ पे देखें @स्टाइल ऐप थीम। ठीक है, और यहाँ पे सॉर्ट ऑफ इनहेरिटेंस भी हो रही है, यानी कि इस थीम का जो पेरेंट है वो ये, आप चाहें तो इस थीम को आप किसी और का पेरेंट बना सकते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे फर्दर। तो रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी आखिरी फोल्डर पे जो कि हमारा जावा का फोल्डर है। अच्छा, जावा के फोल्डर की अगर हम बात करते हैं तो वैसे मैंने कहा कि डेफिनेटली जावा के फोल्डर के अंदर या तो आपकी जावा की फाइलें आएंगी या फिर कॉटलिन की फाइलें। द गुड थिंग इज कि अगर आपकी एप्लीकेशन जावा में बनी है तो आप उसके अंदर कुछ कॉटलिन की फाइलें भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने एप्लीकेशन कॉटलिन में बनाई है तो आप उसमें जावा फाइलें भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर इंटर ऑपरेटिबिलिटी मौजूद है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी बिजनेस लॉजिक की फाइलें वो सारी आप रखेंगे अपनी जावा के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मेन एक्टिविटी है, सही है जी, और इसमें बता देता हूँ आपको बिल्कुल बेसिक। कॉटन के अंदर इनहेरिटेंस जो होती है बेसिकली डॉट के थ्रू होती है। ठीक है, जावा के अंदर एक्सटेंड यूज़ करते थे, यहाँ पे आप एक क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। अब नॉर्मली जब हम इनहेरिटेंस कर रहे होते तो आपको पता है कि उस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता था, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर का थोड़ा डिफरेंट है कॉटन के अंदर। एक होता है यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और एक होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, ये जो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें, दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि आप क्लास के सिग्नेचर पे डिफाइन करते हैं। जितने भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होते हैं आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करना डिफाइन करेंगे। डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई ना कोई तजाद होना चाहिए, सिग्नेचर का फर्क होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अचीव करना चाहें। ठीक है जी, तो इसमें हम बात करेंगे इंशाल्लाह कॉटलिन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन आप इसको बेसिक से देख लें कि मेन एक्टिविटी है। अब ये नैरेट हो रही है किससे, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। अब अगर मैं ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को खोलता हूँ तो मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ, ये एंड्रॉइड एक्स का पार्ट है, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सपोर्ट लाइब्रेरी क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉइड एक्स। कि आपकी ये जो स्क्रीन है ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी प्रोवाइड करें, क्योंकि हमने टारगेट जो हमने बेसिकली मिनिमम SDK रखी है वो रखी है 19। हो सकता है हम नोगाट का कोई फीचर यूज़ कर रहे हो, उससे हमें चलाना है किस पे, किटकैट पे, तो ये विद द हेल्प ऑफ पॉसिबल है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। अब ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्या है, एक सपोर्ट लाइब्रेरी बेस्ड एक्टिविटी है। अब इसको मैं अगर मजीद देखने जाऊँ तो ये डिपेंडेंट है फ्रेगमेंट एक्टिविटी से। फ्रेगमेंट एक्टिविटी आऊँगा ना तो ये भी एंड्रॉइड एक्स का पार्ट है। इसको मैं मजीद पीछे जाता हूँ तो अभी इनहेरिटेंस हायरार्की को समझें, कंपोनेंट एक्टिविटी आता हूँ, ये भी एक्टिविटी का पार्ट है। सही, इसके अलावा और पीछे जाता हूँ, ये भी एंड्रॉइड एक्स का पार्ट है। इसके अलावा जब मैं एक्टिविटी पे आता हूँ तो आप ये देखेंगे तो ये एक्स का पार्ट नहीं हो। ठीक है, ये एक्स का पार्ट नहीं है। तो आप देखें कि मैं चाहता तो डायरेक्ट इस एक्टिविटी को भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बताने के लिए दोबारा कि मैं यहाँ पे जाके ये भी लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो ओके। मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकता हूँ, दिस इज ओके। बट द इशू इज दैट कि ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। जैसे आप देखें कि मैं एक्स के बजाय मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट एंड्रॉइड की लाइब्रेरी की एक्टिविटी, ऐप चलाऊंगा, ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। ये आइडिया है इसके पीछे कि आप यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, और इनहेरिटेंस हम क्यों कर रहे हैं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, विरासत। क्योंकि एंड्रॉइड की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी है, तो आप चाहेंगे कि इस एक्टिविटी को वो समान सेट ऑफ प्रोटोकॉल मिले हैं जो एक एंड्रॉइड की एक्टिविटी को मिलते हैं।
उसकी लाइफ साइकिल तमाम के मेथड्स वो मिल रहे हैं। तो आपने यहाँ पे इनहेरिटेंस करी हुई है कि आपकी ये क्लास भी एक एक्टिविटी है। अगर मैं ये हटा दूँ, सिंपल सी बात है, तो ये भाई आम सी क्लास है, किसी कोई हैसियत नहीं। नाम रखने से मेन एक्टिविटी नहीं बन जाएगी जब तक कि आप इसको इनहेरिट ना करें। ठीक है जी। तो आपने अपनी बिजनेस लॉजिक यहाँ पे एग्जीक्यूट करवानी है और आपने उसकी जो बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस वाला पार्ट है या यूआई डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो आपने डील करना है इसकी एक्सएमएल फाइल के अंदर, जिसको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। बाकी ये एक बेसिकली मेथड है, आप देख लें ओवरराइड का सिग्नेचर यूज़र। जावा के अंदर हम बेसिकली एनोटेशन को यूज़ करते थे। यहाँ पे ओवरराइडिंग का ये है कि आप ओवरराइड का कीवर्ड यूज़ करते हैं बिफोर द फंक्शन सिग्नेचर। दैट मीन्स कि आप ऑन क्रिएट को क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। इसके अंदर एक मेथड मौजूद है, अपने पेरेंट के मेथड को कॉल कर रहा है सुपर ऑन, यानी कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का जो ऑन क्रिएट है उसको कॉल किया जा रहा है। और सेट कंटेंट व्यू का मेथड क्या कर रहा है, आपकी इस लेआउट को इन्फ्लेट कर रहा है, रेंडर कर रहा है, ताकि वो विजिबल हो सके कंज्यूमर को उनकी डिवाइसेस में। ठीक है जी। तो मैनिफेस्ट फाइल पे आप आएंगे, आप जैसे ही एक बंदा ऐप के आपकी एप्लीकेशन के लोगों पर क्लिक करेगा, आपका जो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क है वो आपकी मैनिफेस्ट फाइल पे जाएगा और वो देखेगा कि कौन सी एक्टिविटी आपकी लॉन्चर एक्टिविटी है। यहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ है कि मेन एक्टिविटी सार लॉन्चर एक्टिविटी, वो इस पे क्या जाएगा मेन एक्टिविटी क्लास पे और ऑन क्रिएट को कॉल करेगा। तो ऑन क्रिएट क्या कर रहा है, जो आपके बेसिकली व्यू है उस व्यू पे जाके इस लेआउट को रेंडर करेगा और आपकी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर का थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। इसको आप फॉलो करें इंशाल्लाह। जितने भी हमारे नए नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हमारा जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि हम बात कर चुके हैं इसमें हम किस किन फाइलों के अंदर क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है जी। आज इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, फिर हमारी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।